all of you. Hope you all are doing well. Myself मुस्कान केदाटा. आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के यूनिट 1 का सेकंड टॉपिक जो है समानता यानी कि इक्वेलिटी. समानता के विभिन्न विचारकों के विचार और राजनीतिक अवधारणा के रूप में समानता को समझने से पहले हमें समानता के बेसिक अर्थ को समझना ज़रूरी हो जाता है. समानता मनुष्य के समान होने के भाव को प्रदर्शित करती है. वैसे तो समानता कई सदियों से मानव समाज के लिए एक पथ प्रदर्शक और निर्देशक के रूप में काम करती रही है, लेकिन यदि समानता की अवधारणा को राजनीतिक आदर्श के रूप में परिभाषित करना चाहें तो हम उन विशेषताओं की उपस्थिति कह सकते हैं जिसके द्वारा तमाम मनुष्य रंग, लिंग, वंश और राष्ट्रीयता के फर्क के बाद भी साझेदार होते हैं. समानता दावा करती है कि समान मानवता के कारण सभी मनुष्य समान महत्व और सम्मान पाने के योग्य है. इस प्रकार समानता का अर्थ किसी समाज की उस स्थिति से है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति और समूह को समान अवसर और सामाजिक स्थिति प्राप्त होते हैं. यह अवधारणा आधुनिक युग की देन है, क्योंकि आधुनिक युग में फ्रांस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, रूसों के विचार ने समानता के विकास में काफ़ी अहम योगदान दिया. 1776 में अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा के बाद समानता को केंद्रीय विषय मान लिया गया और स्वतंत्रता के घोषणा पत्र में भी अमेरिका ने समानता के आयाम को अपनाया. फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी, जिसमें समानता और बंधुता के साथ साथ स्वतंत्रता को भी महत्व दिया गया. इसका सीधा सा तात्पर्य ये था कि फ्रांसीसी क्रांति में समानता, स्वतंत्रता, बंधुता को अहम माना गया मनुष्य के विकास के लिए. भारतीय संविधान ने भी आधुनिक समय की मांग के चलते समानता के महत्व को स्वीकार किया और अपने संविधान में समानता को निर्दिष्ट किया. यानी भारतीय संविधान में समानता को न केवल प्रस्तावना में शामिल किया गया बल्कि मौलिक अधिकारों में भी समानता को शामिल किया गया, जो आज हमें अपने मूल अधिकार के रूप में प्राप्त है, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में मिलता है. संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में समानता के विषय में कहा गया है और जो संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न देश हैं उन्हें भी समान संप्रभुता की दृष्टि से देखा जाता है. उन्हें समान संप्रभु राष्ट्र के रूप में जाना जाता है. अगर समानता को अगर विभेदों के रूप में देखा जाए तो विभेदों का अंत समानता है. विभेदों का अंत समानता उस दृष्टि में होगा जब वो विभेद अतार्किक विभेद होंगे. अतार्किक विभेद में वो विभेद आते हैं जिनका नैतिक आधार नहीं है. यानी फॉर एग्जाम्पल अगर आप लें कि आप स्त्री पुरुष की समानता की बात करते हैं तो प्राकृतिक स्वरूप से स्त्री और पुरुष में काफ़ी विभिन्नताएं हैं, तो उनमें विभेद है, तो हम उनको हर कसौटी पर, हर श्रेणी में समान नहीं कह सकते. तो इस प्रकार जो विभेद प्राकृतिक असमानताओं में होते हैं उन्हें उचित माना जा सकता है. वर्तमान समय में अवसर की समानता को समानता के साधन के रूप में माना जाता है और अवसर की समानता को ही समानता के मुख्य रूप के बारे में जाना जाता है. वर्तमान समय में जो अवसर की समानता है वही समानता के अर्थ को निर्देशित और परिलक्षित करती है. बात करें मार्क्सवादी और समाजवादी की तो वे तात्विक स्वतंत्रता पर बल देते हैं, जिसमें रोजगार, अधिकार और संपत्ति का समानतापूर्ण और वितरण देखा गया है. उदारवाद में समानता को वैधानिक दृष्टि प्रदान की गई है,
यानी वैधानिकता की दृष्टि से व्यक्ति समान है। लॉक के अनुसार प्रकृति ने सभी मनुष्य को समान और स्वतंत्र पैदा किया है। कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के जीवन, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता और संपत्ति को क्षति नहीं पहुंचा सकता। लॉक के विचारों में नैतिक समानता परिदृष्ट होती है। अगर बात करें हम विभिन्न विचारकों के विचारों की, तो बहुत से विचारकों ने अपने विचार दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल, HR टोनी मानते हैं समानता का सिद्धांत मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति व मानवीय क्षमताओं को चरितार्थ करता है। इसका सीधा सा तात्पर्य यह है कि जब मानव अपनी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं और अपनी जो क्षमताओं हैं उनका पूर्ण उपयोग कर सकते हैं, तो वे समानता की श्रेणी में रखे जा सकते हैं। आधुनिक युग में रूसो ने भी समानता के रूप में अपने विचार देते हुए उसे एक केंद्रीय विषय बना दिया था। अब बात करते हैं समानता के विभिन्न आयामों की। इसमें सबसे पहले हम औपचारिक समानता के विषय में बात करेंगे। तो औपचारिक समानता का तात्पर्य निरपेक्ष समानता से है, अर्थात सभी को समान रूप से प्राप्त जो समानता है हम उसे औपचारिक समानता या निरपेक्ष समानता कहते हैं। ये मानता है कि सभी मनुष्य जन्म से समान है। इसके समर्थकों में हॉब्स, लॉक, बेंथम और मिल आते हैं। कानून और राजनीतिक अधिकार के समान वितरण पर यह बल देता है। औपचारिक समानताओं को कुछ अन्य समानताओं के रूप में भी देखा जा सकता है, जो इस प्रकार है। नैतिक समानता। नैतिक समानता का मत है कि सभी के साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए। यह समानता का आरंभिक चरण है और ये समानता की जो है आदर्शवादी संकल्पना है। इसका मत है कि ईश्वर ने सबको समान बनाया है। नैतिक समानता के समर्थकों में हॉब्स, लॉक की प्राकृतिक अवस्था में जो समानता विद्यमान थी वो आती है। अब बात करते हैं वैधानिक समानता की। तो वैधानिक समानता, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, जो विधान से रिलेटेड है वो वैधानिक समानता है। यानी विधि के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता वैधानिक समानता का रूप है। इसके अनुसार पद के अनुरूप व्यक्ति के साथ व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान है, चाहे वो लिंग की दृष्टि से हो, रंग की दृष्टि से हो या फिर जाति, जन्म के आधार पर हो। इसके समर्थक में लॉक, बेंथम, ऑस्टिन और मिल आते हैं। इसके बाद बात करते हैं सामाजिक समानता की। सामाजिक समानता समाज में जो समानता हमें प्राप्त होती है उस समानता से है, जो समाज में विभेद की समाप्ति के विषय में बात करती है। इसमें विशेषाधिकारों का अंत, विषमता का अंत और अल्पसंख्यकों को हितों को ध्यान में रखकर विकास करना शामिल है। राजनीतिक समानता, जो राजनीति के क्षेत्र में हमें प्राप्त होती है, हम उसे राजनीतिक समानता के रूप में देख सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को राजनीतिक जीवन में सहभागिता का अधिकार है। बिना किसी भेदभाव के वो राजनीतिक प्रक्रियाओं में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकता है। बेंथम ने सबसे पहले एक व्यक्ति एक मत का विचार दिया था, जो कि राजनीतिक समानता को परिलक्षित करता है। इसके बाद आर्थिक समानता आती है, जो मनुष्य के आर्थिक पक्ष से जुड़ी है, जो मनुष्य के आर्थिक रूप को प्रदर्शित करती है। इसमें न्यूनतम आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना शामिल होता है। जब व्यक्ति अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकता, जिसे रोटी, कपड़ा, मकान कहा जाता था पहले, अब इसमें शिक्षा और बेहतर जीवन को शामिल किया गया है, उसको प्राप्त करना आर्थिक समानता है। इसमें कार्य करने की स्वतंत्रता भी शामिल की जाती है, क्योंकि व्यक्ति को कार्य करने का अधिकार और अपने जीवन को पोषित करने का अधिकार होता है। ये समानता के अंतर्गत ही आता है। इसके बाद लैंगिक समानता आती है। लैंगिक समानता में लैंगिक भेदभाव की समाप्ति पर बल दिया जाता है। लैंगिक भेदभाव
स्त्री पुरुष भेदभाव के रूप में देखा जा सकता है। स्त्री और पुरुष को स्त्री पुरुष होने के नाते जिन भेदभावों का सामना करना पड़ता है, लैंगिक समानता उन भेदभावों को समाप्त करने की बात करता है। ये पितृसत्तात्मकता को खत्म करना चाहता है, जिसमें हमारे जैसे परिवार में हमारे मुखिया होते हैं, घर के बड़े जो भी मेल है, पुरुष है, कभी घर की मुखिया महिला नहीं होती। तो यही पितृसत्तात्मक समाज की निशानी है। तो जो लैंगिक समानता है वो इसी को समाप्त करने की बात करता है। इसमें निजी और सार्वजनिक जीवन में जो ये विभेद है समाप्त करने की बात करता है। स्त्री पुरुष को सामाजिक और निजी दोनों जीवन में जो है विभेद का सामना न करना पड़े, लैंगिक समानता इसका समर्थन करता है। इसके समर्थकों में प्लेटो, हॉब्स, मार्क्स और नारीवादी विचारक आते हैं, जबकि लैंगिक समानता का विरोध अरस्तु और रूसो जैसे विचारक करते हैं। इसके बाद वर्तमान समय की सबसे महत्वपूर्ण समानता अवसर की समानता आती है। अवसर की समानता समानता का आधुनिक स्वरूप है, जिसमें आधुनिक उदारवादी व समतावादी समर्थन देते हैं अपना इस विचारधारा को, इस अवसर की समानता को, जिसमें सभी के पास एक ही प्रारंभिक बिंदु का होना अथवा समान जीवन अवसर का होना जरूरी है। इसका सीधा सा तात्पर्य ये है कि समानों के साथ समान व्यवहार और असमानों के साथ असमान व्यवहार किया जाए। सीधा सिंपल सा अगर हम अर्थ लें तो हमने सबको जीवन जीने के लिए समान अवसर प्रदान कर दिए, तो हमें समानता, अवसर की समानता के बारे में हमने एक पॉजिटिव कदम उठाया, हम ये कह सकते हैं। रॉल्स अवसर की समानता के महत्वपूर्ण समर्थक रहे हैं। उनके अनुसार व्यक्तियों को मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति को सुनिश्चित करना चाहिए। इसका अभिप्राय मूलभूत रूप से स्वतंत्रता लाना है, पर प्रत्येक स्थिति में नहीं, यानी व्यक्ति को न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करना। न्यूनतम आवश्यकताओं में रोटी, कपड़ा, मकान जैसी बेसिक चीजें आती है। कोहेन के शब्दों में, अगर कुछ लोग दूसरे के मुकाबले असमान है तो इस असमानता का अंत करने का प्रयास करना चाहिए, विशेषकर तब जब यह असमानता सामाजिक हो। इसका कारण है जिम्मेदारी उनकी नहीं होती। इसका कारण और जिम्मेदारी उनकी नहीं होती जिनके ऊपर इस असमानता का बोझ पड़ता है। इनकी जिम्मेदारी समाज पर होती है। जो अवसर की समानता है वो कहीं ना कहीं कल्याणकारी राज्य के रूप को भी अप्रत्यक्ष रूप से प्रदर्शित करती है। अवसर की समानता को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि हमारे पास दो व्यक्ति है, हमने दोनों को ही 1000 रुपए दे दिए, तो हमने उसको अपना जीवन चलाने के लिए एक बेसिक मदद की, दोनों को समान रूप से मदद की, लेकिन उस मदद का किस तरीके से प्रयोग करना है ये उन दोनों की मानसिकता पर निर्भर करता है। उसके बाद हमारी जिम्मेदारी समाप्त हो जाती है और उनकी जिम्मेदारी शुरू होती है कि वो किस तरीके से उन पैसों का प्रयोग करते हैं और मूलभूत आवश्यकताओं और न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उनको उपभोग करते हैं। अब बात करते हैं अवसर की समानता के व्यवहारिक पक्ष की, जिसमें सबसे पहले बात आती है विपरीत भेदभाव की, जिसे हम सकारात्मक कार्यवाही के रूप में जानते हैं या फिर सकारात्मक भेदभाव या संरक्षणात्मक भेदभाव के रूप में जानते हैं। ये भेदभाव एक तरीके से उन वर्गों के लिए लाभकारी है जो समाज में काफ़ी उपेक्षित है और हाशियाकरण की स्थिति में है। ये उन वर्गों को अन्य वर्गों के समान लाने के लिए की गई एक सकारात्मक कार्यवाही है। अमेरिका के नव रूढ़िवादी जो विचारक हैं वो अवसर की समानता को तो स्वीकार करते हैं, लेकिन सकारात्मक कार्यवाही को नहीं। सकारात्मक कार्यवाही में विशिष्ट समूह के लिए वरीयता की नीति बनाई जाती है। ये विशिष्ट समूह वे समूह होते हैं जो समाज में बहुत लंबे समय से शोषण का शिकार हुए हो या बहुत उपेक्षित हो और समाज से
अलगाव की स्थिति में पहुंच गए हो। उनके विकास के लिए ये अवसर की समानता में सकारात्मक कार्यवाही का जो विचार है लाया गया था। नवरूढ़िवादी विचारक अगर अमेरिका की बात करें तो उनमें डेनियल बेल, डेनियल पैट्रिक, नेथन ग्लेजर जैसे विचारक आते हैं जो इस सकारात्मक कार्यवाही को सही नहीं मानते। इसमें आरक्षण भी आता है, यानी कि आरक्षण के द्वारा हम निम्न वर्गों को समाज के अन्य वर्गों के समान लाने का प्रयास करते हैं और उन्हें प्रतिनिधित्व प्रदान करते हैं विभिन्न क्षेत्रों में। ये संरक्षणात्मक भेद को बढ़ावा देता है और पिछड़े एवं दलित वर्गों के लिए आवश्यक है, क्योंकि पिछड़े और दलित वर्गों का लंबे समय से समाज में शोषण हुआ था, इसीलिए वो विकास में अन्य समूह से काफ़ी पीछे रह गए थे। इसीलिए उनको समान अवसर देकर समानता की श्रेणी में लाना सरकार का एक अहम और महत्वपूर्ण लक्ष्य रहा। अब बात करें परिणाम की स्वतंत्रता की, तो इसमें सभी व्यक्तियों को आर्थिक स्थिति को समान बना देना शामिल होता है। आर्थिक समानता के सबसे बड़े समर्थक कार्ल मार्क्स रहे हैं। उन्होंने अपनी रचना क्रिटिक्स ऑन गोथा प्रोग्राम में कानूनी समानता को अस्वीकृति प्रदान की। उनने, क्योंकि वे आर्थिक समानता को बढ़ावा देते थे, इसीलिए वो कानूनी समानता के रूप के पक्षधर नहीं रहे। मिलोवन जिलॉस ने भी अपनी रचना द न्यू क्लास में विरोध करते हुए कहा कि साम्यवादी समाज में समानता केवल एक दिखावा है। वास्तविक रूप में पार्टी कुछ पदाधिकारियों ने पूरी व्यवस्था पर नियंत्रण रख दिया है। इसका सीधा सा तात्पर्य ये है कि जो मार्क्सवादी का एक गुट है उसने ही, और जो उस गुट के पदाधिकारी है उसने ही संपूर्ण समाज पे या फिर संपूर्ण पार्टी पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया है। जिस प्रकार वो ग्रुप बनता है और उनमें जो ये कुछ पदाधिकारी जो नियंत्रणकारी भूमिका में होते हैं, उसे ही ये न्यू क्लास की भूमिका में निर्दिष्ट कर देते हैं। इसका सीधा सा तात्पर्य यही है, जैसा कि आपको अभिजन तंत्र की विचारधारा में मिलता है, उसमें भी यही कहा जाता है कि एक समूह में ही शक्ति का संचरण होता है, बाकी निष्क्रिय भूमिका में होते हैं। इसके अलावा लॉस्की ने अपने विचार दिए थे। लॉस्की की रचना थी ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। उसमें उन्होंने समानता के विचारों को सामंजस्य कहा। उनके अनुसार समानता को मापने के लिए 3 मुख्य आयाम है: कल्याण का, संसाधन का और क्षमता का। लॉस्की ने समानता का आशय निरपेक्ष समानता से नहीं अपितु आनुपातिक समानता से माना। इसका ये अर्थ था कि जिस प्रकार के व्यक्ति है उस प्रकार का उनसे व्यवहार करना चाहिए। समानता का तात्पर्य सभी के साथ समान व्यवहार नहीं, अपितु समानता का वास्तविक आशय समान लोगों के साथ समान व्यवहार और असमान के साथ असमान व्यवहार है। लॉस्की ने समानता की अवधारणाओं में 3 मुख्य स्थिति को उजागर किया। उन्होंने बताया कि इन 3 स्थितियों में विशेष अधिकारों का अभाव, समान अवसर की उपलब्धि और सभी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति शामिल है। अरस्तु ने भी अपने विचार दिए हैं स्वतंत्रता के संबंध में। तो अरस्तु ने अपनी बुक एथेंस के संविधान में समतावादी संस्थाओं का वर्णन किया, जिसमें उन्होंने इकोनोमिया का जिक्र किया जो राजनीतिक समानता को परिभाषित करती है, और यही एथेंस की व्यवस्था का मूल रूप है। प्रत्येक नागरिक को राज्य की राजनीति को दिशा देने और पद पर चयनित होने के समान अवसर प्राप्त होने चाहिए, ये अरस्तु कहते हैं। उन्होंने क्रांति का मूल कारण भी समान के साथ असमान और असमान के साथ समान व्यवहार होने की जो परिकल्पना है उसको कहा था।
अरस्तु दो प्रकार की समानता को बढ़ावा देते हैं, उसका समर्थन करते हैं, जिसमें एक संख्यात्मक समानता आती है और एक आनुपातिक समानता आती है। संख्यात्मक समानता का तात्पर्य उस समानता से है जिसमें बिना विभेद के समान व्यवहार होता है, लेकिन ये हमेशा न्यायोचित नहीं होती। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर हम आनुपातिक समानता की बात करते हैं तो ये परिस्थितियों को जांचकर और योगदान को पहचान कर प्रदान की जाती है और ये न्यायपूर्ण और न्यायसंगत होती है। जो अरस्तु थे उन्होंने अपने विचारों में है जो प्राकृतिक असमानताएं हैं उनका कट्टर विरोध किया है। उनके अनुसार कि समाज में प्राकृतिक रूप से जो असमानताएं शामिल है उन्हें वैसे ही बने रहना चाहिए, उन्हें समाप्त होने और समाप्त करने की ज़रूरत नहीं है। समानता के संबंधित विचारों में थॉमस हॉब ने भी अपने विचार प्रस्तुत करते हुए लेवियाथन में प्राकृतिक समानता का विस्तार से वर्णन किया। उनके अनुसार प्राकृतिक अवस्था में शारीरिक व मानसिक क्षमता को जोड़ने पर सभी में समान क्षमता प्राप्त होती है, इसका पता चलता है। हॉब्स शक्ति को समानता और आत्मरक्षा की समान इच्छा को राज्य निर्माण की मुख्य वजह मानते हैं, जिसके आधार पर उन्होंने अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया था। मानवीय आधार पर स्त्री पुरुष समान है, लेकिन पितृसत्ता का उन्होंने समर्थन किया था। वे मानते तो थे कि मानवीय आधार पर जो स्त्रियां हैं वो पुरुषों के समान ही हैं, जीवन के अधिकार जो जिसमें हम शामिल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी जो है पितृसत्ता का समर्थन करते हैं। वो कहते हैं कि पितृसत्ता ही समाज के लिए ज़रूरी है, समाज के लिए हितकारी है। रूसो अपनी रचना डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी में प्राकृतिक विषमता और परंपरागत विषमता का वर्णन करते हैं। प्राकृतिक विषमता से रूसो का तात्पर्य ऐसी विषमता से है जो प्रकृति की देन है और जिसमें परिवर्तन संभव नहीं है। ये यथास्थिति को बनाए रखने का समर्थन करती है, जिसमें हम लिंग आधारित जो असमानता है उसको शामिल कर सकते हैं। परंपरागत विषमता में वहीं दूसरी ओर हमें जो समाज के द्वारा प्राप्त होती है वो विषमता पर है। विषमता परंपरागत विषमता इसीलिए उत्पन्न होती है क्योंकि हम पद प्रतिष्ठा अवसरों की समानता में असमान व्यवहार करते हैं। ये अन्यायपूर्ण विषमता की समाप्ति की मांग भी करता है। इन्होंने अपने विचारों में कहा था कि कोई भी व्यक्ति इतना धनी नहीं होना चाहिए कि वो दूसरे को खरीद दे और कोई भी इतना गरीब नहीं होना चाहिए कि दूसरे के हाथ बिक जाए। इसीलिए वो समानता में संतुलन बनाए रखने की बात करते हैं। रूसो ने सामाजिक और असमानता के संबंध को दर्शाने के लिए एमोर प्रॉपर की संज्ञा दी है, यानी जो सामाजिकता है और समानता है असमानता है उनके बीच जो संबंध है उसे एमोर प्रॉपर की संज्ञा दी गई है, जिस कारण जटिल मानव समाज का विकास और निजी संपत्ति का उदय हुआ है। अब बात करते हैं नारीवादी विचारकों और समानता की। सबसे पहले नारीवाद जो है वो समानता के बारे में क्या कहता है, इस बारे में जान लेते हैं। नारीवादी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और घरेलू क्षेत्र में स्त्री पुरुष समानता की पक्षधर रही है। मैरी वॉल्सनक्राफ्ट ने अपनी रचना विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ विमेन में पुरुषों के समान राजनीतिक और कानूनी अधिकारों की मांग की थी महिलाओं के लिए। जबकि हालांकि मैरी वॉल्सनक्राफ्ट एक उदारवादी नारीवादी है, लेकिन उग्र नारीवादियों ने भी इस विषय में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। उग्र नारीवादी विचारक केट मिलेट ने अपनी पुस्तक द सेक्सुअल पॉलिटिक्स में कहा था कि शक्ति द्वारा राजनीति संचारित होती है, जिसमें मानवों का एक दूसरे के द्वारा नियंत्रण किया जाता है। स्त्री के ऊपर पुरुष की शक्ति कोई व्यक्तिगत घटनाक्रम नहीं अपितु संरचना का ही एक भाग है। उनके अनुसार क्योंकि समाज में यही
चलता आया है कि एक समूह दूसरे पर नियंत्रण स्थापित करता है तो पुरुष वर्ग जो है महिला वर्ग पर नियंत्रण स्थापित कर सकता है। ये एक सामाजिक अवधारणा है, ये व्यक्तिगत अवधारणा नहीं है। यानी कि व्यक्तिगत आधार पर ही नहीं, संगठनात्मक या संरचनात्मक आधार पर इस तरह का विभेद पाया जाता है। संपूर्ण इतिहास दो लिंगों के बीच अधीनस्थ और आधिपत्य के संबंध रहे हैं, केट मिलेट ये मानती है। उनका ये कहने का तात्पर्य ये था कि जो संपूर्ण इतिहास रहा है उसमें कहीं ना कहीं आप स्त्री पुरुष के मध्य जो होने वाली समानता को लेकर संघर्ष है वो देखने को मिलता है, जिसमें स्त्री अधीनस्थ भूमिका में और पुरुष आधिपत्य की भूमिका में रहते हैं और दोनों के बीच का संबंध इतिहास को आगे बढ़ाता रहा है। इसके अलावा लैंगिक समानता के विचार की अगर हम बात करें तो इसका मूल कारण पितृसत्तात्मक समाज है, क्योंकि आज भी हमारे समाज में पितृसत्ता का महत्व काफ़ी ज़्यादा है। इसीलिए लैंगिक समानता पर बल देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अरस्तु ने कहा था कि जो स्त्री है वो त्रुटिपूर्ण और अपूर्ण है। पुरुष एक विशेष क्षमता के कारण पुरुष है और स्त्री एक विशेष अक्षमता के कारण स्त्री है। हॉब्स भी लैंगिक समानता के विचार में कहते हैं कि मानवीय समानता का पक्षधर रहा हूं मैं, लेकिन नागरिक समाज में पिता को ही परिवार का एकमात्र अधिकार दिया जाना चाहिए। उनका मत था कि वो हालांकि समानता के पक्षधर रहे, लेकिन वे फिर भी पुरुष सत्तात्मक समाज को ही वरीयता देते हैं। लॉक के अनुसार स्त्री और पुरुष के बीच अंतर संदर्भहीन है, राजनीतिक रूप में दोनों ही बराबर है। रूसो के अनुसार पुरुष का स्त्री पर शासन करना आवश्यक होता है। रूसो ने ऐसा इसीलिए कहा ताकि स्त्री जो है वो चरित्रवान और शुद्ध बनी रहे। स्त्री पुरुष के समान बनना चाहेगी तो स्त्री के गुण खो देगी। मतलब कि अगर मान लो स्त्री पुरुष के समान बनने की बात करती है तो उसमें जो वो स्त्री तत्व के गुण है वो नष्ट हो जाएंगे। बेंथम प्लान फॉर पार्लियामेंट्री रिफॉर्म में जो है स्त्री के मताधिकार का समर्थन करते दिखाई देते हैं, लेकिन अगर उनके कॉन्स्टिट्यूशन कोड की बात करें तो वे स्वीकार करते हैं कि स्त्रियां अभी जो है मताधिकार के लिए परिपक्व नहीं है, और वे स्त्री शिक्षा का तो समर्थन करते हैं। और इसके साथ ही उन्होंने स्त्री शिक्षा के समर्थन में क्रिस्टोमेथिया नामक पाठ्यक्रम जोड़ा, जो मुख्य रूप से स्त्री पक्ष को ध्यान में रखकर बनाया गया था। अब बात करें जे.एस. मिल के विचारकों की, तो जे.एस. मिल के अनुसार स्त्रियों की बेहतर स्थिति मानवता के लिए आवश्यक है। यदि मानवता की रक्षा करनी होगी तो हमें स्त्री के अधिकारों की रक्षा भी करनी होगी। द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन में 3 क्षेत्रों में समानता का समर्थन करते दिखे मिल। वो कौन कौन से थे? मताधिकार में, शिक्षा में, नौकरी में समान अवसर, यानी कि महिलाओं को मताधिकार, शिक्षा और नौकरी के समान अवसर और समानता प्राप्त होनी चाहिए। इन विषयों में स्त्रियों की बुरी स्थिति के लिए उनका दमन जिम्मेदार है, उनका स्वभाव नहीं। वे मानती है कि वर्षों से जो दमनकारी भूमिका समाज के अन्य वर्गों ने स्त्री के पक्ष में रखी है, वे स्त्री के बुरी स्थिति के लिए जिम्मेदार है। स्त्री का जो स्वभाव है, जो सहन शक्ति का स्वभाव है, वो उसका जिम्मेदार नहीं है। एंगल्स ने भी अपनी रचना ऑरिजिन ऑफ द फैमिली में प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट में, इन सभी में क्या किया उन्होंने? पितृसत्तात्मक के उदय का वर्णन किया, और कहीं ना कहीं वे मानते थे कि पितृसत्ता समाज के लिए आवश्यक है। हॉली फैमिली में स्त्री मुक्ति को समाज की मुक्ति कहा गया। हॉली फैमिली मानती है कि अगर स्त्री मुक्त हो जाएगी तो समाज की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। इसके अलावा जी लर्नर ने अपनी रचना मेजॉरिटी फाइंड्स इन पास्ट में कहा था कि पुरुष समाज में सभी संस्थाओं को संभालते हैं, जबकि नारियों को इससे वंचित रखा जाता है। यानी कि इसका सीधा सा तात्पर्य ये था कि
पुरुषों को प्रिविलेज दे दिया गया है कि वो सभी संस्थाओं को संभाले, लेकिन नारियों को इसका अवसर तक प्रदान नहीं किया गया है। नारियों को जानबूझकर इससे वंचित रखा गया है। अब बात करते हैं समानता के विचार की, जिसमें माइकल वॉर्जर का विचार आता है, जो एक समुदायवादी विचारक है। वे अपनी रचना न्याय के प्रयोग में समानता के विचार देते हैं और दो प्रकार की समानता की बात करते हैं। एक सरल समानता और दूसरी जटिल समानता। सरल समानता का तात्पर्य धन, संपत्ति आदि लाभों का समान वितरण है, योग्यता और आवश्यकता के अनुसार वितरण करना है। जबकि जटिल समानता का अर्थ वस्तुओं तथा अन्य मूल्यवान तत्वों, पद, कलात्मक वस्तुओं का तर्कसंगत बंटवारा है। भिन्न भिन्न सामाजिक क्षेत्रों को ध्यान में रखकर जटिल स्वतंत्रता को परिलक्षित किया गया, उसकी परिभाषा दी गई। जटिल समानता में हम जैसे पद, सम्मान, प्रतिष्ठा को ले सकते हैं। सरल समानता में हम धन, वस्तु और संपत्ति को ले सकते हैं। अमर्त्य सेन ने भी इक्वालिटी ऑफ व्हाट में समानता के 3 प्रकार बताए हैं: कल्याण की समानता, संसाधनों की समानता और क्षमताओं की समानता। निर्जातीय समानता की बात मार्टिन लूथर किंग करते हैं। उन्होंने कहा कि आत्मसम्मान और आत्मगौरव के मामले में विश्व की हर जाति और वर्ण का मनुष्य बराबर है। उसमें जाति और वर्ण इम्पोर्टेंट नहीं है, उसमें आत्मसम्मान और आत्मगौरव इम्पोर्टेंट है, जो सभी को मिलना चाहिए और सभी के लिए ज़रूरी है। ब्रायन टर्नर अपनी बुक इक्वेलिटी में समानता की 4 अवधारणाओं की बात करते हैं। वो है लोगों की आधारभूत समानता, दशाओं की समानता, अवसर की समानता और परिणाम उपलब्धता की समानता। इस प्रकार से हमने बहुत से विचारकों को कवर किया है इसमें, जो यूजीसी नेट के पर्सपेक्टिव से आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो यूजीसी नेट अपनी एग्ज़ाम में पूछता है वो ये है, स्वतंत्रता और समानता के मध्य संबंध। अगर बात करें स्वतंत्रता और समानता विरोधी है, तो ये कौन कौन से विचारक मानते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ये लॉर्ड एक्टन मानते हैं, जी टॉकविले, पेरेटो, मॉस्का, मिचेल, जो कि अभिजन तंत्र के विचारक है, हेयक, बर्लिन नॉजिक मानते हैं। जबकि स्वतंत्रता और समानता पूरक होती है, ये मानते हैं लॉस्की, टॉनी, बार्कर, हॉबहाउस, रॉल्स, मैकफर्सन, रूसो और ग्रीन। अब यूजीसी नेट के पर्सपेक्टिव से आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, डिस्कोर्स ऑन द origin of inequality, state in theory and practice, the political theory of possessive individualism and democracy in America। ये सब किसकी रचना है, आपको इनको मिलान करना है। ये आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।